Hello students, welcome once again in my SR literature classes. All students, I hope that you are preparing yourself so nicely for your board exam and really you will do a good in your exam. Today I will explain you a lesson from your book Flamingo. The name of this lesson is Lost Spring. Here are two stories in this lesson. इसमें जो आपकी जो राइटर है फीमेल राइटर है और द नेम ऑफ दिस राइटर इज एनी जंग। एनी जंग जो है वो उसकी एक शॉर्ट बायोग्राफी को अगर हम देखते हैं थोड़ा सा उसकी लाइफ के बारे में, उनका वो नेटिव इंडियन है, भारत की हैं और उनका जन्म जो है राउरकेला, जो इट इज समवेयर इन उड़ीसा, ये कहीं उड़ीसा में आता है और आपका एक बहुत बड़ी आयरन स्टील कंपनी भी है वहां पर राउरकेला में। ये वहां पर पैदा हुई थी, लेकिन उनका जो बाद का जो बचपन है वो कहीं ना कहीं हैदराबाद में, जो एडोलसेंस एज है, चाइल्डहुड है, वो हैदराबाद में गुजरा। अर्ली एजुकेशन यू मे से सी गोट इन हैदराबाद। आफ्टर दैट सी वेंट इन यूएसए, तो यूएसए में जो हायर स्टडी के लिए वो गई एंड आफ्टर कमिंग फ्रॉम यूएसए सी स्टार्टेड हर करियर एज अ राइटर इन इंडिया। भारत में उन्होंने जो है अपने राइटिंग करियर की शुरुआत की और बहुत अच्छी राइटर हुई है। एक बहुत सारे आप कह सकते हैं कि जो मेजर पॉपुलर न्यूज़पेपर्स रहे हैं, तो एक सी वॉज अ गुड कॉलमनिस्ट एंड ऐसे राइटर आर्टिकल्स, ये वो उसमें जो है उसने अपने जो राइटिंग को या वर्क्स को उसमें दिया है। के बाद जो है वहाँ जो आपकी इसमें एक बुक उन्होंने लिखी और उस बुक का नाम था स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड यानी कि जो कहानियां, तो जो उसमें क्या है कि स्टोलन का मतलब होता है चुरा लिया गया, जैसे छीन लिया गया, और चाइल्डहुड का मतलब बचपन, तो जैसे बचपन छीन लिया गया हो। और एक और मजेदार बात यह है, रियली इट्स इंटरेस्टिंग दैट हर पेरेंट्स बोथ वर गुड राइटर्स, तो उसके जो पेरेंट्स थे वो भी बहुत अच्छे राइटर थे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ जो आपका जो लेसन है आपके सिलेबस में लोस्ट स्प्रिंग, फर्स्ट वी विल कंसिडर अबाउट दिस टाइटल टॉपिक। तो इस टाइटल को देखते हैं। टाइटल में हम देखेंगे तो लोस्ट स्प्रिंग, कई बार जो है मेनी टाइम्स इट इज आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जाम, ये बोर्ड एग्जाम में भी कई बार आपसे पूछा गया है कि डू यू थिंक इट्स अ प्रॉपर या सुटेबल टाइटल ऑफ दिस लेसन, कि यह क्या ठीक है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल श्योर, व्हाई नॉट, इट्स अ प्रॉपर। तो आप इसका आंसर यस में ही लिखेंगे, बिकॉज कि जो लोस्ट स्प्रिंग, स्प्रिंग का मतलब होता है यानी कि आप कह सकते हैं किंग ऑफ सीजन्स, ऋतुओं का राजा। कई बार हमने हिंदी में या बहुत सारी कविताओं में से पढ़ा है इसको, तो उसने उसको ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि जो बसंत ऋतु, स्प्रिंग सीजन का मतलब बसंत ऋतु होता है। बसंत ऋतु जो होती है बहुत ही एक प्रकार से उसको बोला गया है कि उसमें जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें न्यू फ्लावर्स, न्यू स्प्राउटिंग, तो फूल पत्तियां ये निकल कर आती है, इसलिए उसको जो है स्प्रिंग सीजन बोला गया है। इट मीन्स इट्स अ बेस्ट सीजन, सबसे अच्छा सीजन माना गया है। इसी तरह से बिल्कुल जस्ट लाइक दिस हमारी जो लाइफ होती है उसका जो एक बचपन होता है, जो हमारी एक चाइल्डहुड होता है, एडोलसेंस एज होती है, इट्स सो ब्यूटीफुल, ये सबसे सुंदर होती है। एंड आई होप ऑल स्टूडेंट्स आर लिविंग एट दिस एज एट दिस टाइम। और आप शायद अपनी लाइफ को आप समझ भी नहीं सकते, इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते कि बिकॉज यू आर सो लकी एट दिस टाइम। जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं तो हमारे ऊपर जो है बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज आती चली जाती हैं, तो जो हमारी एडोलसेंस एज होती है, एक स्प्रिंग सीजन जो होता है इसका, वो कहीं ना कहीं लॉस्ट होता चला जाता है। यहाँ पर जो बताने की, जहाँ यहाँ जो आपकी नरेटर है एनिसन, यहाँ वो एक
कहीं ना कहीं मतलब सी वॉज ट्राइंग टू गिव अ यूनिवर्सल मैसेज, एक कॉमन मैसेज देने की कोशिश कर रही है। हियर आर टू चिल्ड्रंस, यहां दो बच्चों को उसने डिस्क्राइब किया है, दो बच्चों का वर्णन किया है। फर्स्ट पार्ट, जो पहला जो आपका पार्ट है लेसन का, और उसमें वो एक बच्चे का वर्णन करती है। द नेम ऑफ दैट बॉय चाइल्ड इज साहिब आलम। सेकंड पार्ट जो उसका शुरू होता है उसमें वो जो डिस्क्राइब करती है, वर्णन करती है, वो एक दूसरे बच्चे का वर्णन करती है, और वो है द नेम ऑफ दैट बॉय वाज मुकेश। अलग अलग स्टोरी सेट की गई हैं। पहली जो स्टोरी जो सेट की गई है वो दिल्ली जो पेरिफेरियल एरिया है, जो उसका दिल्ली का जो एक तरह से फ्रंटियर एरिया सीमापुरी से लिया गया है, यानी कि उसके नजदीक एनसीआर में आता है सीमापुरी, आज भी वहां पर है। लेकिन ये स्टोरी जो काफी पहले लिखी गई है 1971 के करीब, तो ये बहुत पहली बात है। और 1971 में आपको पता है कि एक युद्ध भी हुआ था भारत पाकिस्तान और जो बांग्लादेश को लेकर के। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे जो यानी कि बांग्लादेश से बहुत सारे लोग जो हैं वो माइग्रेट करके जो वो इंडिया में आ गए, और वहां सीमापुरी के आसपास जो है वो बस गए थे। ये जो बच्चा होता है ये उन्हीं में से है। और उस समय क्या था, उनकी अपनी एक प्रॉब्लम थी वहां, क्योंकि एक तो आप समझ सकते हैं कि वहां उनके लिए कुछ खाने के लिए था, बहुत सारे स्टॉर्म तूफान आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो वहां से उन्होंने अपने घर को छोड़ा और वो सीमापुरी में आ गए थे। ये थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बताया गया, भी थोड़ा डिटेल में बताएंगे। और उसके बाद जो सेकंड स्टोरी है वो कहीं ना कहीं सेट की गई है, वो है फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद जो है इट्स अ फेमस सिटी फॉर बैंगल मेकिंग, चूड़ी बनाने के लिए बिल्कुल फेमस है। और वहां एवरी फैमिली इवन टुडे, आज भी इवन टुडे एवरी फैमिली इज इंडल्स इन मेकिंग बैंगल्स। तो वो बेचारे आज भी चूड़ी बनाने में लगे हैं। तो दे आर वर्किंग, बहुत ही हार्ड वर्क है, एंड दे आर लॉसिंग देयर आईसाइट्स सो अर्ली, अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, वो अगले लेसन में हम आपको बताएंगे। फर्स्ट जो है यहाँ साहिब अलम की बात करते हैं। ये बच्चा जो है मतलब रैग पिकिंग का काम करता है। मैं आपको थोड़ा स्टोरी को बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप, जो है वो हम कहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जब स्टोरी की ओपनिंग होती है, तो ओपनिंग में हम देखते हैं कि वो एक जो नरेटर है हमारी, वो सीधा कुछ जो रैग पिकर्स चिल्ड्रन होते हैं, यानी कि जो गार्बेज को पिकिंग करने वाले बच्चे होते हैं, आपने बहुत सारे देखे होंगे, कूड़े करकट पर जो है वो बोरा टांग के पीछे, और वो ऐसे चुभते फिरते रहते हैं। तो अब कई बार हमारी भी अपनी भी एक क्रियोसिटी होती है, किसी बच्चे से ऐसे पूछ लेते हैं स्कूल क्यों नहीं जाता है, ऐसे ऐसे। तो कहानी की जो स्टोरी की जो शुरुआत होती है वहीं से होती है। वो नरेटर जो है उससे पूछती है कि वो उससे कहती है कि व्हाई डू यू डू दिस, कि भैया तुम ये क्यों करते हो। तो और फिर साथ के साथ वो उससे कहते हैं कि व्हाई डोंट यू गो टू स्कूल, स्कूल क्यों नहीं जाते हो। तब उस बच्चे ने बोला था कि मेरे पास, जब उसने पूछा था कि तुम ये क्यों करते हो, तब उसने कहा था कि आई हैव नो अदर वर्क्स। तो फिर वो कहते हैं कि वाई आर नॉट गोइंग टू स्कूल, वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल। तो वो कहता है कि देयर इज नो स्कूल नियर बाई माई, तो मेरे आस पास या नियर में कोई स्कूल नहीं है। तो वो उसको ऐसा बोलती है। उसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं जो नरेटर है हमें बहुत सारी बातें बताती है कि मतलब वाई दे माइग्रेटेड हेयर, वाई दे हैड लेफ्ट देयर सिटी या होम, क्यों उन्होंने अपना घर वहां क्यों छोड़ा। बिकॉज देयर वर आर मेनी स्टॉर्म्स एंड स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स होम्स। तो वो तूफान आए, फ्लड बाढ़ आई, तो जिसके कारण उनके घर खेत सब बह गए, बर्बाद हो गए थे। तो फॉर द लिविंग बींग, यानी कि अपने जीवन को कमाने के लिए, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए वहां से वो चले आते हैं। और उनका जो घर होता है वो बिल्कुल ट्रांजिटरी होता है। ट्रांजिटरी का होम का मतलब हो गया कि वो कहीं भी जहां भी उन्होंने देखा वहीं पे अपने तंबू गाड़े और वहीं पे अपना जीवन शुरू करा। यहाँ सीमापुरी में आने के बाद भी उन्होंने एक ऐसा एरिया सीमापुरी का चुना था जिसमें कोई रहता नहीं है, और वहां उन्होंने अपने जो घर ऐसे मिट्टी के टेंट के ऐसे बनाए और उसमें उन्होंने रहना शुरू कर दिया। उसके बाद जो है ये था, मैंने आपको बताया कि उन्होंने ढाका से
आए हुए लोग हैं ये बांग्लादेश, तो वो वहां उन्होंने बताया कि वो क्यों छोड़ा घर, तो ये एक रीजन था। तो देयर वर मैनी स्टॉर्म्स सो दैट दे हैड टू लीव देयर होम। तो घर इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि बहुत सारे तूफान आए और घर खेत बर्बाद सब ऐसे भाग गए। तो वो उससे कहती है कि जैसे उसने पूछा था कि स्कूल शुरू क्यों नहीं जाते, अब उसने कहा कि वहां पे स्कूल नहीं है। तो तब नरेटर ने बोला कि इफ आई स्टार्ट आई स्कूल, इफ आई विल स्टार्ट आई स्कूल, विल यू कम? तब उसने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, वाई नॉट, आई विल कम। अब उसके 6 डे या कुछ दिनों के बाद फिर वो बच्चे जो है ऐसे घूमते आते हैं और वो नरेटर खड़ी हुई है, तो वो साहिब आलम बड़ी तेजी के साथ आता है और उससे पूछता है कि हैव यू स्टार्टेड योर स्कूल? लेकिन वो तो उसने वैसे ही बोला था ना, वहां वो एक्चुअल में थे, सी वाज नॉट गोइंग टू स्टार्ट एनी स्कूल, तो वो तो कोई स्कूल ही नहीं शुरू करने वाली थी। लेकिन वो जैसे उस बच्चे ने पूछा, एक वर्ड आता है इसमें एम्बेरेस्ड, तो वो थोड़ा एकदम लज्जित हो जाती है, अरे यार ये मैंने इसको क्या बोल दिया, ये तो सचमुच मान के चला है कि भाई चलो स्कूल क्यों नहीं खोला आपने। फिर उसने उसको ऐसे प्रिटेंड किया, वो कहते हैं कि मतलब इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, कि भाई इसमें काफी समय लगता है, स्कूल को एक दिन में शुरू नहीं होता है। तो इस तरह से फिर वो बच्चे जैसे वहां से चले जाते हैं और उसके बाद जो है नैरेटर जो है अपने मन में सोचते हैं कि शायद मैंने जिस तरह का प्रोमिस किया था, मतलब कहीं ना कहीं जो है वो ऐसा अपने मन में सोचती है कि सी मस्ट नॉट मेड सच अ प्रोमिस, कि उसे कहीं ना कहीं वो इस तरह का जो प्रोमिस है उसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। और क्योंकि उसे और फिर वो अपने आप में सोचते हैं कि एक बहुत अच्छी इसमें एक लाइन आती है कि देयर आर सो मैनी प्रोमिसेस फिल्ड इन देयर लाइव्स, कि उनके जीवन में पता नहीं कितने प्रोमिस भरे पड़े। अब प्रोमिस से मतलब सीधा सीधा ही हो जाता है कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस होते हैं, उनसे प्रोमिस करते हैं, उनका वोट लेते हैं और अपने आप को जो है किसी अच्छे से पोस्ट पे अपने लीडर बन जाते हैं, मिनिस्टर बन जाते हैं, बट दे यानी कि डोंट केयर अबाउट देम, उनके बारे में कोई जो है कोई परवाह नहीं करता। एंड इवन टुडे दिस इज हैपनिंग, और आज भी आप देखेंगे कि ऐसा ही घटित हो रहा है। उसके बाद जो है उससे फिर आगे चलते हैं और हाँ आगे है फिर वो एक दिन फिर देखती है उनको कि वो जब आते हैं तो आए, तो देखो ऐसा उसने उसी कंपैरिजन किया है कि मतलब दे कम इन द मॉर्निंग जस्ट लाइक द यानी कि एक ग्रुप ऑफ बर्ड्स, एक पक्षियों के झुंड की तरह आते हैं। और फिर जो है जैसे सुबह सुबह पक्षी आए वो अपना दाना चुगा और भाग गए, और आते हैं रैग पिकिंग करते हैं और फिर उसके बाद जो है वो वापस अपने घर चले जाते हैं। और दोपहर तक आते आते, और उसके बाद जो है वो एक बच्चे से पूछती है कि वो पूछते हैं कि भाई डिड यू नॉट वेयर शूज, कि आपने जूते क्यों नहीं पहने, उसने ऐसा उसको पूछा। तो वो बच्चा कहता है कि मम्मी ने जो है उनको उतारा नहीं है, तो सेल्फ के ऊपर से, ऐसा उसने बोला। तब वो दूसरा बच्चा उसको कहता है कि हाँ अगर मम्मी उतार भी देती तो भी शायद मतलब ही वुड नॉट वियर, तो अगर वो उतार भी देती तो भी वो ना पहनता। अब यहाँ फिर नरेटर ऐसे सोचते रहते हैं कि ये इन्हें एक हैबिट सी हो गई, एक हैबिचुअल हो गई है कि नंगे पैरों से घूमने की। और एक उसने एक बहुत अच्छी बात बताई, फिर उसने आगे कहा था कि मैं भारत में, इंडिया में, वेर एवर आई वेंट, कि मैं जहां पर भी गई हूँ, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल विदाउट शूज, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं तो वो बिना चप्पल के या बिना शूज के ही इधर उधर घूम रहे हैं, वो नंगे पैरों रहते हैं। अब ये कारण भी हो सकता है कि भाई उनके पास नहीं है पैसा, या दूसरा उन्होंने बताया, उसने एक और एक्सप्लेनेशन दिया, उसने कहा कि लोगों ने बताया कि लोग कहते हैं कि इट्स आर ट्रेडिशन, इट्स आर ट्रेडिशन, कि हमारी परंपरा है। अब नरेटर ने उसको एक्सप्लेनेशन दिया था कि परंपरा आई कहां से, कैसे बनी। तब उसने कहा था, उसने बोला था कि लॉन्ग टाइम तक, बहुत लंबे समय तक दे हैड टू लिव विदाउट शूज, कि उन्हें लंबे समय तक जूते मिले ही नहीं, तो इट मीन्स दे स्टार्टेड टू मेक इट देयर ट्रेडिशन, तो उन्होंने उसको परंपरा ही बना लिया। तो यहाँ वो ऐसे कहते हैं कि वो सब उन्होंने उसको परंपरा बना लिया कि भाई हमारे परिवार में, फैमिली में जूते ही नहीं पहनते। फिर वो एक और स्टोरी सुनाती है, एक उदीपी, कोई एक सिटी है, टाउन है, उसकी बात सुनाती है। उसको एक यंग मैन मिलता है कभी उस उदीपी का, तो उस उदीपी यंग मैन ने नैरेटर को एक अपने बचपन की कहानी सुनाई थी, क्योंकि वो जो उदीपी में
का जो यंग मैन नैरेटर को मिला था, यहाँ इस कहानी से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो नैरेटर को उस यंग मैन ने, जब उसको बच्चे को वो देखती है तो उस समय उसको रियलाइज होता है, उसको याद आ जाती है वो स्टोरी। तो उस यंग मैन ने उस नैरेटर से बोला था कि जो वो छोटा बच्चा था वो एक्चुअल में एक प्रिस्ट का बच्चा था, वो पुजारी का। और जब वो बच्चा था तो वो जब मतलब अपने स्कूल जाता था तो यानी कि एज ही वॉज गोइंग विदाउट शूज या बेयर फुट, नंगे पैरों जा रहा है, तो वो हमेशा देवी के सामने खड़ा होकर यानी कि स्टैंडिंग बिफोर गॉडेसेस, तो वो उससे प्रार्थना करता था फॉर वन पेयर ऑफ शूज, एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना करता था। और फिर वो चला जाता था। बाद में चलकर उसने बताया था कि जब उसको एक जोड़ी जूते मिले तो उसने उनको इतना केयरफुली रखा, उतनी सावधानी से रखा कि वो उन्हें बिल्कुल खोना नहीं चाहता था। लेकिन कुछ दिनों के बाद जो है, जो नरेटर होती है वो उसी सिटी में जाती है जिस सिटी से उदीपी से वो मिला था, तो वहां पर गई तो उसने उसी टेम्पल में जाती है। तो उस समय मतलब एट दैट टाइम इट वॉज कंप्लीटली चेंज्ड। तो वो कहीं ना कहीं बदल गया था। अब बदला क्या था, क्योंकि उस समय कोई पुजारी कोई दूसरा था और एक बच्चा जैसे आता है स्कूल से, उसके पास शूज हैं, ड्रेस भी है और वहां वो अच्छे से रहे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो द नरेटर वॉज ट्राइंग टू शो हेयर अ चेंज, एक परिवर्तन हो गया था कि भाई अब बच्चों के पास जूते भी होते हैं और ड्रेस भी होती है। उस समय उस बच्चे को जूते नहीं मिले और वो देवी से रोज प्रार्थना कर रहा है। तो ये था आपका, और ये उदीपी वाली स्टोरी बताई गई। उसके बाद जो है एक दिन क्या होता है, फिर जो नरेटर होती है ये पहुंच जाती है वही सीमापुरी में, मतलब फॉर इन्वेस्टिगेशन, थोड़ी जांच के लिए, उनको देखने के लिए, वहां के लोगों को देखने के लिए। उनकी जो कंडीशन होती है इट वॉज कंप्लीटली पिटिएबल, बहुत ही बिल्कुल दयनीय दशा होती है, और वो उनको देखने के लिए वहां पहुंच जाती है। एक वर्ड आता है इसमें स्क्वेटर्स, तो कहते हैं कि ऑल द पीपल्स वर देयर स्क्वेटर्स। स्क्वेटर्स का मतलब होता है इलीगल, सारे के सारे लोग जो है इलीगल थे। इलीगल का मतलब सीधा सीधा दे वर नॉट द ओनर ऑफ दिस लैंड, कि भाई वो उस जमीन के भूमि के मालिक तो नहीं थे, तो इलीगली वहां पर वो बस रहे थे। फॉर्चुनेटली उनके पास जो है ना एक राशन कार्ड मिला हुआ था सरकार की तरफ से, और उनका जो वोटर लिस्ट में नाम भी था, तो इसलिए जो है उनको कहीं ना कहीं महीने के एंड में कुछ राशन मिल जाता था। उसके बाद जो है उनके जो घर होते थे, घर बिल्कुल एकदम मिट्टी के, मड या मिट्टी से बने हुए हैं, एंड देयर वर नो एनी काइंड्स ऑफ फैसिलिटीज, कोई किसी तरह की मतलब देयर वाज नो फैसिलिटी इन देयर होम्स, कोई घर में सुविधा नहीं थी, कोई टॉयलेट नहीं है, कोई सीवेज सिस्टम नहीं है, कोई ड्रेनिंग सिस्टम नहीं है, जो है आप समझ टैरपोलिन तिरपाल वगैरह होता है या टीन शेड वगैरह, उनसे उनके घर बने हुए हैं। और बस इट वाज वन ऑक्यूपेशन फॉर देम, और एंड इट वाज ओनली रैग पिकिंग, तो वो बस यानी कि कूड़ा बीनने का काम, यही उनके काम था। बच्चे को भी उसी में लगाया हुआ है, वो उसी में लगे हुए हैं, बड़े भी लगे हुए हैं, उसी से वो सरवाइव करते हैं। और वहां जब उसने नैरेटर जो है वो कुछ वुमेन से मिलती है, तो जब उनसे उनसे पूछा गया था तो उस जो वुमेन होती हैं वो उसे आंसर देती हैं। नैरेटर वो कहते हैं कि मतलब इफ वी आर नॉट गेटिंग सफिशिएंट फूड इन ढाका इन आवर फील्ड, तो कहीं हमें एक भरपेट खाना भी नहीं मिलता है, और दिन भर काम करने के लिए, तो वाई वी शुड लिव देयर, कि भाई हम वहां रहें क्यों, यहाँ क्या है, यहाँ कम से कम आफ्टर यानी कि पासिंग द होल डे एट नाइट वी आर एबल टू गेट अ फुल मील वन टाइम, कम से कम एक फुल मील जो है हमें एक समय खाने का मिल ही जाता है। तो इसलिए जो है मतलब वी विल सेटल एयर, वी विल लिव एयर, वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर, कि ऐसी जगह जाए को जहां हमें एक परफेक्ट भोजन या खाने को भी नहीं मिलता है। तो ये उसने बताया वहां के जो पिटिएबल कंडीशन थी लोगों की, उनके बारे में। उसके बाद जो है वो और भी बहुत सारी चीज बताई कि जो ये जो जगह है वो बिल्कुल एकदम विल्डरनेस है, निर्जन है, और वहां पर कुछ कोई सुविधा गवर्नमेंट की, सरकार की नहीं है, केवल उनके पास एक राशन कार्ड है, और राशन कार्ड के थ्रू जो है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं अनाज या वो उसको खरीद लेते हैं। उसके बाद यहाँ उन्होंने बताया था जो वुमेन्स हैं कि फूड इज मोर इम्पोर्टेंट देन लिविंग, देन जो है कहीं ना कहीं आइडेंटिटी, ठीक है ना, कि पहचान से ज्यादा भोजन बहुत जरूरी है। तो भोजन होगा पेट में, पहचान बाद में हो जाएगी। तो ये उसने ऐसा बोला।
और उसके बाद जो है ना, एक बार फिर वो बच्चों से जैसे वो मिलती है तो वो बात कर रही होती है, तो एक वो उनको ये कई बार बोर्ड में क्वेश्चन आया है, आप ध्यान रखना होगा। यहाँ इसका जो एक टाइटल है स्टार्टिंग में शुरू में भी दिया हुआ है, आई फाइंड रूपी इन द गार्बेज, कि कभी कभी मुझे गार्बेज में 1 रुपया भी मिल जाता है, इसी के ऊपर वो लिखा गया। तो वो बच्चा जो है वो नरेटर से बता रहा है कि कभी कभी, यानी कि समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी, कभी कभी 1 रुपया मिल जाता है, समटाइम्स 10 रुपीज नोट, एंड समटाइम्स मे बी द सिल्वर कॉइन्स। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान करना, इसी के ऊपर कई बार क्वेश्चन आता है। तो मतलब जब उसको 1 रुपया मिला, 10 रुपए मिले, और 10 यानी कि आपको चांदी का सिक्का मिल जाता है, तो एट दैट टाइम इट सीम्स इट सीम्स इट्स अ मिरेकल। तो जब वो स्क्रूनिंग कर रहे होते हैं, ढूंढ रहे होते हैं कबाड़े में, तो वहां उनको कभी 1 रुपया मिले, कभी 10 रुपये, चांदी का सिक्का कभी 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 बाई चांस हो सकता है। तो उस समय वे दे स्टार्टेड, यानी कि नॉन स्टॉप, तो वो जल्दी जल्दी उसको करने लगते हैं। अब आप सोचो, कहाँ तो वो गार्बेज को पिकिंग करने में वो उन चीजों को उठाने की कोशिश करते हैं जो वैल्यूएबल होती हैं, मतलब आफ्टर सेलिंग दीज थिंग्स दे विल अर्न सम मनी फॉर देयर लिविंग, कि भाई उनको बेचकर उनको अपना जीवन चलाएंगे। लेकिन वहां एक डिफरेंट वे भी हो गया, जब वो उसको स्क्रूनिंग कर रही हैं, वो वैल्यूएबल चीज तो ढूंढ ही रहे हैं, लेकिन वहां उनका जो बच्चों का जो माइंड है वो सेट हो जाता है किसकी पर, एक मिरेकल की तरफ, एक चमत्कार की तरफ, कि भाई आपकी बार ये मिल जाए, आपकी बार ये मिल जाए। तो यहां पर वही बताया कि देयर आर टू मीन्स फॉर गार्बेजिंग। तो गार्बेज करने के 2 मीनिंग होते हैं, कई बार क्वेश्चन है, ध्यान रखना सब बच्चे, कि कैसे 2 मीनिंग हैं, वाई आर टू डिफरेंट मीनिंग्स फॉर गार्बेज पिकिंग, फॉर चिल्ड्रन एंड फॉर एडल्ट। तो बच्चों के लिए इट वॉज ए कम्प्लीटली रैप्ट ऑफ मिरेकल, ये बच्चों के लिए उसमें एक चमत्कार लिपटा हुआ है, क्योंकि बच्चे जो है उसमें कुछ नया ढूंढने की कोशिश करते हैं। एंड फॉर एल्डर्स, और बड़ों के लिए इट वॉज अ मीन्स फॉर सर्वाइविंग। बच्चों के लिए क्या है, ये एक बड़ों के लिए क्या है, एक ये साधन है उन्हें जीने का। तो ये उसने बताया था बच्चे ने। और उसके बाद जो है एक दिन वो फिर बाहर ऐसे खड़ा होता है, एक जो ग्राउंड है, तो वहां एक टेनिस खेल रहे होता है कोई, और उसमें उसने व्हाइट शूज पहने हैं, व्हाइट ड्रेस पहने हुए हैं, और साहिब जो है वहां पर खड़ा हुआ है। तो जब साहिब खड़ा हुआ तो वो साहिब उसको बड़े ध्यान से देख रहा है। तो साहिब देखता है तो वो फिर जब नरेटर से पूछते हैं कि वाई आर यू लुकिंग सो कीनली, कि भाई इतना ध्यान से क्यों देख रहे हो, तो वो कह रहा है कि आई वांट टू प्ले दिस गेम, कि भाई मुझे भी अच्छा लगता है, मैं भी खेलना चाहता हूँ। लेकिन वो, आई थिंक इट वॉज सो फार अवे, इट वॉज आउट ऑफ हिज रीच, कि वो उसकी पहुंच से बाहर ही था, वो उसे खेल ही नहीं सकता था। साहिब के पास भी उसने बताया कि उसके पास भी कुछ जूते हैं और टेनिस शूज वो पहने हुए हैं, और वहां जो है वो एक जूता उसका फटा हुआ है, बट ही डिड नॉट केयर अबाउट इट, क्योंकि उसे जूता मिला हुआ है, बस उसे फटा हुआ है, किसी कोई रिच बॉय है, जब उसने उसको डिस्कार्ड कर दिया, उसको फेंक दिया, तो साहिब ने उसको उठाया, उसको पहन लिया। तो यहाँ वो जूता तो है, लेकिन वो ड्रेस और वो जो खेल है, वो इट वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ हिज रीच, तो वो उसकी पहुंच से बाहर था। यहाँ एक जो उसका कीपर होता है, तो वो उसे कहीं ना कहीं कभी कभी अलाउ भी कर देता है, वो बेचारा कोई काइंड हार्टेड पर्सन होगा, तो वो अंदर आ जाता है साहिब, और वो उसको उसमें झूले पे बैठ के झूल लेता है, या उसमें पार्क में वो घूम लेता है। तो इस तरह से वो उसने उसको दिखाने की कोशिश की है। एक और चीज बताई गई थी इसमें, साहिबे आलम बीच में आया था वो। तो जब उसने उससे पूछा था नरेटर ने, व्हाट्स योर नेम, तो उसने बताया कि साहिबे आलम। तब उसने नरेटर ने उससे पूछा था, डू यू नो द मीनिंग ऑफ दिस। तो यहाँ वो कहती हैं, एक आयरनी होती है यहाँ पे, एक विरोधाभास आप कह सकते हैं, कि नाम, देखो नाम के क्रोडीमल और काम के बिल्कुल एकदम भिखारी। तो यहाँ उस तरह से आप उसको सोच सकते हैं कि साहिब आलम, साहिब आलम का मतलब होता है कि ओनर ऑफ दिस यूनिवर्स, यानी कि इस ब्रह्मांड का मालिक, उसको साहिब आलम बोला गया। अब वो तो बेचारा साहिब आलम, तो उसने उसने नरेटर ने सोचा कि देखो नाम से ये ब्रह्मांड का मालिक है, और ये बेचारा जो है ये रैग पिकिंग कर रहा है, तो शायद वो ऐसे मन में सोचते हैं कि शायद इसे अपने नाम का पता होता, कि भाई मैं तो दुनिया का मालिक हूं, तो शायद वो, यानी कि वो बिल्कुल ही डज नॉट बिलीव अबाउट इट, तो शायद उसे कभी भरोसा ही ना होता कि भाई ऐसा भी कुछ इसमें इसका मीनिंग हो सकता है।
तो ये उसके नाम के बारे में एक आइडेंटिटी, इसके बारे में भी कई बार एक बार क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद जो है फिर आगे चलकर वो एक दिन क्या होता है कि साहिब आलम ने जो है अपना ये जो रैग पिकिंग वाला काम होता है वो उसको छोड़ देता है, और वो जो एक टी स्टॉल होता है, टी शॉप होती है, तो उस पे काम करने लगता है। अब एक दिन क्या होता है कि जैसे वो यानी कि उसमें मिल्क कैनिस्टर लेकर आ रहा है, यानी कि जो दूध के कैनिस्टर लेकर आ रहा है, और उसने जब नरेटर से पूछा था उससे, तो उसने बताया था कि मैं 800 पर मंथ जो है यहाँ पर काम करता हूँ और मुझे खाना भी मिल जाता है। वो दूध की कैनिस्टर लेकर आ रहा है, तो नरेटर जो है वो उससे पूछती है, जब उसने उससे पूछा कि आर यू हैप्पी, कि यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आता है, ये ध्यान रखना सब बच्चे, कि आर यू हैप्पी टू डू दिस वर्क, कि भाई खुश हो क्या, तो उसके चेहरे पर यह बताया गया है कि कहीं ना कहीं जो एक हैप्पीनेस, एक जो खुशी रहती थी, एक फ्रीनेस रहती थी, एक आजादी रहती थी, वो कहीं ना कहीं अब इस समय वेनिस्ड हो गई थी, वो गायब हो गई थी। अब वो ऐसे कहते हैं कि क्या खुश हो, तो वो उसने बोला कि खुश नहीं हूं या हूं नहीं हूं, ऐसा उसने बेचारे ने वैसे कुछ बोला नहीं था, लेकिन उसने उसको देख लिया था उसके फेस से कि मतलब यानी कि ही वॉज नॉट हैप्पी। और एक और चीज थी, यहाँ एक और चीज बताई गई है कि जब उसकी जो कैनिस्टर होती है, यानी कि जो मिल्क कैनिस्टर होती है, तो नरेटर ने लिखा है कि इट सीम्स मोर हैवी देन द बैग ऑफ गार्बेज। तो उसने कहा कि बैग, जो गार्बेज का बैग होता है, तो वो उसकी कैनिस्टर जो है वो भारी लगती है, जबकि गार्बेज का जो बैग था उसका वजन ज्यादा था, उसका वेट ज्यादा था, और कैनिस्टर का वेट कम है, बट ही वॉज फीलिंग मोर हैवी दिस कैनिस्टर इन द कंपेरिजन ऑफ बैग, गार्बेज बैग। अब वो ऐसा क्यों बोला गया? बिकॉज इट वॉज हिज वर्क एंड ही वॉज फ्री, ही वॉज डूइंग दिस वर्क फ्रीली, वो बिल्कुल आजाद था, इंडिपेंडेंट था, वो आजादी के साथ उस काम को करता था। यहां पर जो है वो उसकी आजादी जो है, वो जो उसकी फ्रीडम है, जो उसकी लिबर्टी है, वो कहीं ना कहीं स्नैच कर ली गई है, छीन ली गई है। एट दिस टाइम ही वॉज अ सर्वेंट, वो एक नौकर की तरह काम कर रहा था। तो इसलिए भी नरेटर ने बोला है कि जो उसका कैनिस्टर था, इट सीम्स हैवी देन हिज गार्बेज बैग, तो गार्बेज बैग से वो उसे भारी लग रही थी। यहाँ जो है इस तरह से आपका ये लेसन की समरी है। आई होप दैट यू गोट इट वेरी वेल। और अभी बुक से तो थोड़ा सा कोशिश तो की गई है अच्छे से, एक बार आप भी उसको देखेंगे और उसको एनालिसिस करना, उसको सोचना, देखना कि जो जो चीज बताने की कोशिश की गई है, तो आई होप दैट you will do good in your life and best of luck for future। अच्छा लगे तो यू मे लाइक माय वीडियो एंड आप उसको शेयर भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।